हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो के अंत में परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिसे सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है डिसलेक्सिया। यह एक प्रकार का पठन विकार है और डिसलेक्सिया से पीड़ित जो बच्चा होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों में विभेद अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा होता है उसको अक्सर जो अक्षर होते हैं वो उसको उल्टे दिखते हैं। तो जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा रहेगा उसको अक्सर अक्षर उल्टे दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से वो पढ़ नहीं पाता है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर कहीं पे बी लिखा है अंग्रेजी का तो उसको उल्टा दिखाई देगा, उसको डी दिखाई देगा। कई बार अगर बी के बजाय जो है पी लिखा है तो भी उसको उसका उल्टा दिखाई देगा, डी दिखाई देगा। अगर कहीं पे सा लिखा हुआ है तो उसको जो है उल्टा पढ़ेगा, उसको वाज पढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉर्मल चाइल्ड होता है उसकी जो ब्रेन की वायरिंग होती है वो नॉर्मल होती है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। लेकिन जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा होता है उसकी ब्रेन की जो वायरिंग होती है वो एकदम उलझी हुई होती है। उसका इसी वजह से जो ब्रेन है इसकी वायरिंग उलझी होने की वजह से ब्रेन सही से काम नहीं कर पाता है। इसीलिए उलझी हुई वायरिंग की वजह से उसको अक्षर भी एकदम उलझे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल चाइल्ड में बच्चे को एकदम सारी चीज़ें जो है साफ साफ एकदम दिख रही हैं। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ब्रेन की वायरिंग नॉर्मल है। और जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा है इसके ब्रेन की वायरिंग एकदम ऐसे उल्टा सीधा ऐसे एकदम फंसी हुई है। इसी वजह से इसको अक्षर भी ऐसे उल्टे सीधे इधर उधर मिरर इमेजिंग यहाँ वहाँ घूमते हुए नजर आते हैं। अगर डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे का आपको एग्जाम्पल दे तो आपने तारे जमी पर जो मूवी देखे थे उसमें जो बच्चा रहता है ईशान अवस्थी, उसको देखे होंगे। जब टीचर्स उसको पढ़ाते हैं तो अक्षर ऐसे उल्टे सीधे इधर उधर आकार में इधर उधर उड़ते दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बच्चे को भी डिसलेक्सिया हुआ रहता है। इसी वजह से उसको अक्षर इधर उधर उड़ते या उल्टे आकार में दिखाई पड़ते थे। और जो बच्चा उल्टा देखेगा वो उल्टा लिखेगा। इसी वजह से डिसलेक्सिया के बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित विकार है, तो ये पढ़ने से संबंधित विकार है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अक्षरों को उल्टा देखता है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में मतलब यह एक लिखने से संबंधित विकार है। जो आपका डिस्ग्राफिया होता है यह एक लेखन संबंधी विकार है। मतलब इस विकार से ग्रसित बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट जो होती है वो ठीक नहीं हो पाती। और पता है इसका जो मुख्य कारण क्या होता है? हाथ या हथेली या फिर उंगलियां संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। कई बार होता है इसमें कि जो बच्चे का हाथ है या फिर हथेली है या उंगलियां है उतनी अच्छे से विकसित नहीं रहते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त जो है जो बच्चे का मस्तिष्क है उसमें भी कुछ क्षति के कारण यह विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा को लिखने में समस्या होती है। लिखने में अगर आपको जो है समस्या हो रही है आपके बच्चे को तो समझ लीजिए उसको क्या है, डिस्ग्राफिया। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि डिस्ग्राफिया क्या है तो यह एक लेखन संबंधी विकार है।
देखिए यहाँ पे इमेज में एक बच्ची दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए टीचर ने पहले एकदम साफ साफ अक्षरों को लिखा हुआ है। उसके बावजूद जो बच्ची है वो अक्षर को एकदम टेढ़े मेढ़े आकार में बना रही है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने से संबंधित समस्या हो रही है, इसको डिस्ग्राफिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे को लिखने में समस्या होती है। आप इससे भी याद रख सकते हैं ग्राफ। ग्राफ कहाँ होता है? लिखते समय जो है ग्राफ का यूज होता है। तो जहाँ पे ग्राफ शब्द आ गया वहाँ जो है लेखन संबंधी विकार होता है। तो बढ़ते हैं तीसरे विकार पे। आज का तीसरा विकार है, मतलब आज की लर्निंग डिसेबिलिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्कैलकुलिया को। डिस्कैलकुलिया में यह होता है कि जो बच्चा है ना वो गणना संबंधी चीजों में फंस जाता है। इसका अर्थ यह है कि डिस्कैलकुलिया एक प्रकार का गणना संबंधी विकार है और इसमें बच्चे अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे बच्चा नॉर्मली जो है जोड़ घटा नहीं पाता है, गणितीय क्रियाएं नहीं कर पाता है। तो जहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती हैं वहाँ पे डिस्कैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है। इसको आप इससे याद कर सकते हैं, कैलकुलिया बना है कैलकुलेटर शब्द से। कैलकुलेटर में क्या होता है? गणनाएं होती हैं। कैलकुलेटर में होती हैं गणनाएं। तो जहाँ पे गणना संबंधी, गणित संबंधी विकार के बारे में पूछा जाए तो वहां पे क्या रहेगा? डिस्कैलकुलिया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि डिस्कैलकुलिया जो है गणना संबंधी विकार है। इसमें अंक गणित को समझने में बच्चों को कठिनाई का अनुभव करते हैं। नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग गिनती वाली क्रियाएं भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर परीक्षा में पूछे कि जो है डिस्कैलकुलिया कैसा विकार है तो आप बताएंगे गणना संबंधी। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर जल्दी नहीं हो पाता। बढ़ते हैं अगले विकार पे। अगला विकार है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, जिससे ग्रसित बच्चा भ्रम की स्थिति में रहता है और यह सोचता है कि उसके शरीर के कुछ अंग या तो बहुत छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं और वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव अधिगम पर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्मॉर्फिया से ग्रसित जो बच्चा रहता है वो हमेशा भ्रम में रहता है। उसको ये लगता है कि उसके जो शरीर की बनावट है, उसके चेहरे की जो बनावट है, उसके जो बॉडी की बनावट है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका भले ही जो है एक नॉर्मल जो है चेहरा है, लेकिन वो शीशे में, आईने में अपने आप को देख रहा है कि उसका चेहरा उसको पसंद नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि उसका चेहरा खराब है। बाकी लोगों से वो तुलना करता है कि उनके चेहरे तो बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं जो भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि उनके जो है शरीर के जो अंग हैं या तो अच्छे नहीं हैं या छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं, ठीक है, या उनका जो है शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। तो जहाँ पे इस प्रकार की जो है बातें की जाएं तो समझ लीजिए उस बालक को डिस्मॉर्फिया हुआ है। तो एक बात आपको फिर से बता दें कि डिस्मॉर्फिया एक ऐसा मनोविकार है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा इस भ्रम में रहता है कि उसका जो शारीरिक विकास है अच्छा नहीं हुआ है, उसके जो शरीर की बनावट है अच्छी नहीं हुई है, उसका चेहरा सही नहीं दिख रहा है, या तो अपने आप को बहुत मोटा समझेगा या तो अपने आप को बहुत पतला समझेगा। वो अपने शरीर को लेके अक्सर परेशान रहता है, ठीक है। इसी वजह से उसकी लर्निंग अधिगम सही नहीं हो पाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि भ्रम की स्थिति, जहां पे बच्चा हमेशा भ्रम में रहता है। अगला जो डिसऑर्डर है वो है डिस्फेजिया।
डिस्फेजिया को अफेजिया भी कहा जाता है और डिस्फेजिया भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित अधिगम अशक्तता को कहते हैं। मतलब जो डिस्फेजिया से ग्रसित बालक रहता है उसको बोलने मतलब कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में दिक्कत होती है। इससे पीड़ित बालक मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है और सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार होता है। तो डिस्फेजिया से जो ग्रसित बालक रहेगा उसको भाषा से संबंधित दिक्कतें होती हैं, बोलने से संबंधित दिक्कतें होती हैं, बातचीत संप्रेषण करने में वो जो है सहज नहीं होता है, वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चा रहता है उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है। जो इसका माइंड है, इसके माइंड में किसी प्रकार की दिक्कत होने की वजह से, इसकी ब्रेन की वायरिंग में कुछ जो है लोचा होने की वजह से वो सही से बोल नहीं पाता है और भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता है, अपने मौखिक विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसी को डिस्फेजिया कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिस्फेजिया भाषा एवं संप्रेषण संबंधी विकार है, जहां पे बच्चे को भाषा का प्रयोग करने में, बातचीत करने में दिक्कत होती है। बढ़ते हैं अगले डिसऑर्डर पे। आज का अगली डिसेबिलिटी है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया की अवस्था में बच्चा गंभीर तनाव में रहता है, इसीलिए डिस्थीमिया को गंभीर तनाव की अवस्था कहा जाता है और इस मनोविकार का प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। मतलब डिस्थीमिया से ग्रसित बच्चा रहेगा उसको अक्सर जो है डिप्रेशन रहेगा, तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, वो हमेशा इसीलिए सैड रहेगा, दुखी रहेगा और इसी वजह से बच्चा सही से जो है लर्निंग नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि डिस्थीमिया किससे संबंधित विकार है, तो तनाव संबंधित, गंभीर तनाव संबंधित, जिसके कारण वो दुखी रहता है, डिप्रेस रहता है और इस प्रकार के बालक को डिस्थीमिया से ग्रसित बालक कहा जाता है। यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि जो बच्ची दिखाई गई है वो काफ़ी दुखी और डिप्रेस दिख रही है, इसी वजह से अपने उस सर को देखो कस के पकड़ के बैठी हुई है। तो आप जो है अब इसको सीख गए होंगे, तो पढ़ते हैं आगे। अगला जो मनोविकार है वो है एप्रेक्सिया और इसी को डिस्प्रेक्सिया भी कहा जाता है। तो मतलब डिस्प्रेक्सिया एक प्रकार का शारीरिक विकार है और जिसके कारण बालक मांसपेशियों के संचालन से संबद्ध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। मतलब जिस भी बच्चे को डिस्प्रेक्सिया हुआ रहेगा, इसी को अप्रेक्सिया भी कहते हैं, तो अप्रेक्सिया से ग्रसित बालक को मांसपेशियों के संचालन मतलब उसके जो बॉडी मूवमेंट होते हैं, जो उसके मसल्स का कोऑर्डिनेशंस रहेगा, उसमें दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को लिखने में, मान लीजिए अगर किसी की मांसपेशियां सही नहीं है, हाथ सही से नहीं काम कर पा रहा है, तो कैसे लिखेगा? मांसपेशियां का संचालन सही से नहीं हो रहा है तो टहल भी नहीं पाएगा, पैर नहीं अगर सही से काम कर रहे तो कैसे चलेगा, कैसे टहलेगा? और मुंह की भी बनावट, पूरे शरीर की बनावट जो है मांसपेशियों से हुई है, तो इसीलिए उसको बोलने में भी दिक्कत आती है। और यह इसलिए होता है कि यह मस्तिष्क के सेरेब्रम, मतलब सेरेब्रम उसको कहते हैं जो मस्तिष्क का आपका ऊपरी और अगला भाग है, उसी को सेरेब्रम कहा जाता है। तो यह मस्तिष्क के सेरेब्रम के में क्षति के कारण होता है। जो बालक होता है उसके जो मस्तिष्क का जो ऊपरी और अगला भाग होता है जिसे सेरेब्रम कहा जाता है, उसमें क्षति के कारण
क्या हो जाता है, डिस्प्रेक्सिया या फिर एप्रेक्सिया। और वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। इस प्रकार का जो बालक रहेगा उसको जो अपनी आंखें हैं, जो उसकी हाथ हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन, समन्वय या संतुलन नहीं बना पाता है। और ऐसे बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती हैं, वो जो है सही से काम नहीं करती हैं। मतलब वही फाइन मोटर स्किल्स जैसे लिखना, जो है सिलाई बुनाई, गेंदबाजी करना, मतलब जो बारीकता से जो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके बारीकता से काम किया जाता है, उसी को हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जैसे पेंटिंग करना। और साथ ही साथ अफेक्ट्स ग्रास मोटर स्किल्स, जो बड़े बड़े काम हैं, जैसे किसी चीज़ को उठाना, जो है कपड़े पहनना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आपका, ये सब भी बच्चा नॉर्मली नहीं कर पाता है। साथ में स्ट्रगल विथ बैलेंस, वो अपने जो है सही से खड़ा भी नहीं हो पाता, उसको बैलेंसिंग की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मांसपेशियों का संचालन सही से हो नहीं पा रहा है। तो कहाँ से वो लिखेगा, पढ़ेगा, जो है शर्ट की बटन बंद करेगा, टाई लगाएगा, पैर का जो है अपने शूज के लेसेस बांधेगा, या फिर जो है वो बैलेंस क्रिएट करेगा। ये सब सारी चीज़ें में दिक्कत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्रेक्सिया या फिर डिस्प्रेक्सिया में जो बच्चा रहता है वो शारीरिक रूप से विकसित उतना नहीं रहता है, उसके मांसपेशियों के संचालन में दिक्कत रहती है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि जो है डिस्प्रेक्सिया या फिर एप्रेक्सिया कैसा विकार है, तो शारीरिक विकार है। इसमें दिक्कत क्या होती है, तो इसमें दिक्कत ये रहती है कि मांसपेशियों के संचालन में सही से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो आज का डिसऑर्डर है वो है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसी को हिंदी में ध्यान अभाव एवं अतिसक्रियता विकार भी कहते हैं। इसमें यह होता है, देखिए, ध्यान अभाव मतलब ध्यान का अभाव। इस प्रकार के जो बालक रहते हैं उनको अक्सर ध्यान का अभाव रहता है। इसी वजह से जो बालक हैं अपने जो है ध्यान को एक जगह पे केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनका जो अटेंशन रहता है एक जगह पे ना रह के कभी यहाँ दिमाग जाता है तो कभी वहाँ जाता है, तो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, तो उनको ध्यान का अभाव रहता है। साथ ही हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, वो जो है हमेशा अपने हाथ पैर को हिलाते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, और एक जगह पे अपने आप को टिका के रख ही नहीं पाते। अपने ध्यान को न तो एक जगह पे ध्यान टिका पाते हैं, ना जो है अपने हाथों के संचालन को इधर उधर। देखिए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करते रहेंगे, कक्षा में रहेंगे शोर शराबा करते रहेंगे, इधर उधर बच्चों को डिस्टर्ब करते रहेंगे। साथ ही जो है इम्पल्सिव बिहेवियर के भी रहते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा गुस्सा उस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि अति सक्रिय रहते हैं ना, हाइपर एक्टिविटी रहते हैं, तो इसी वजह से उनको गुस्से भी जल्दी आते हैं। तो ADHD से ग्रसित बालक का ध्यान एक जगह नहीं रुक पाता है, वो हाइपर एक्टिव अति सक्रिय रहता है, जो है फटाफट इधर उधर उल्टे सीधे काम करते रहता है, और साथ में उसका बिहेवियर जो है इम्पल्सिव होता है, गुस्सैल टाइप होता है। तो अगर पूछ ले कि ADHD कैसा जो है विकार है, तो ध्यान अभाव से संबंधित विकार है, साथ में इस बच्चे में अति सक्रियता पाई जाती है। तो पढ़ते हैं अगले विकार पे। अगला आज का विकार है स्वलीनता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी हुई है, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो अगला आज का जो विकार है देखते हैं स्वलीनता। इसको अंग्रेजी में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, या शॉर्ट में इसको ऑटिज्म ही कहा जाता है। कई बार परीक्षा में ऑटिज्म ही आया है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर से जो ग्रसित बच्चा रहता है उसको अकेला वो रहना चाहता है, ठीक है,
और उस देखिए यहाँ पे जो बालक दिखाया गया वो अकेला रहना चाहता है, वो खुद में ही खोया हुआ है। ठीक है, जो स्वालीनता में इस प्रकार के बालक खुद में खोए हुए रहते हैं और इनको सामाजिक अंतःक्रिया में समस्या होती है। आपने अगर माय नेम इज खान मूवी देखी होगी तो उसमें जो शाहरुख खान है उसको इसी स्वालीनता यानी ऑटिज्म की समस्या रहती है। इसी वजह से अक्सर आपने उसको देखा होगा उस मूवी में कि वो जो है जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती थी तो उसको दिक्कत होने लगती थी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के बच्चे अकेला रहना चाहते हैं, खुद में खोए रहते हैं। देखिए बच्चा जो इमेज में दिखाया गया वो खुद में ही खोया हुआ, अपनी ही परछाई में अपने ही साथ वो खोया हुआ है। और ऐसे बच्चे लोगों से मिलना जुलना, घुलना, बातचीत करना इन सब से कटना चाहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया सही से नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसी समस्या हो तो इसी को श्वेलीनता या ऑटिज्म डिसऑर्डर कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि अब तक आपकी कितनी समझ बन गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 है लिखने में, ऑप्शन नंबर बी है सुनने में, ऑप्शन नंबर सी है बोलने में, ऑप्शन नंबर 4 है पढ़ने में। तो देखिए ग्राफिया आपको अभी मैं बताया था कि ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ से, लिखने से संबंधित। तो डिस्ग्राफिया कैसा विकार है? लेखन संबंधी विकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है। और जो सुनने संबंधी तो अभी हम लोग कोई विकार पढ़े नहीं है, और जो बोलने संबंधी विकार होता है ये अफेजिया होता है, और आपका पढ़ने संबंधी जो पठन विकार था वो डिसलेक्सिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हीना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। यह समस्या मुख्यतः संबंधित है। मतलब क्लास में कोई हीना नाम की बच्ची है, उसको पढ़ने में समस्या हो रही है, साथ ही वो अनेक बार पढ़ते समय अटक रही है, पढ़ने में कठिनाई भी है। तो वो कौन सा विकार है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पढ़ने में कठिनाई मतलब आपका डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। जो पठन में अरुचि है तो ऐसा जो है हम लोगों को कुछ पढ़ा नहीं, क्योंकि डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने में कठिनाई आती है तो पठन अरुचि तो रहेगी। तो ऐसा लेकिन कोई विकार पढ़े ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की तो बातें नहीं हुई है, और डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधी विकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। मतलब जो भाषा से संबंधित या भाषा में रुकावट से संबंधित, अवबोधन का मतलब होता है रुकावट, तो भाषा में रुकावट से संबंधित कौन सा विकार है? क्या वो चलाघात यानी अप्रेक्सिया है, या फिर पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया है, वाक संबंधी रोग यानी एस्पीचिक्सिया है, या फिर भाषा घात है या जिसे अफेजिया कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ पे आपको भाषा या कम्युनिकेशन से समस्या हो वहाँ पे क्या होता है? अफेजिया होता है। इसी को हिंदी में भाषा घात कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र मनोज, मतलब कोई कक्षा है जिसमें एक छात्र है मनोज और वह बोलते समय हकलाता है। ठीक है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? मतलब कोई कक्षा है उसमें एक छात्र है मनोज और वह बोलते समय हकलाता है, तो उसका हकलाना कम करने के लिए उसकी शिक्षा के लिए कौन सा आवश्यक कदम उठाएंगे?
तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उसके अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो मान लीजिए जब वो बच्चा ऑलरेडी हकला रहा है, उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, अगर वो हकलाता भी है, बोलने में समस्या है, तो उसको विशेष शब्दों का उच्चारण करवाएंगे तो वो बेचारा तो और डर जाएगा, तो कहाँ से पढ़ पाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। साथ में ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे। तो अगर वो कक्षा से बाहर चला जाएगा, वो समाज से कट जाएगा, क्लास से कट जाएगा, तो उसका तब भी वो पढ़ने में रुचि नहीं लगा पाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया का मौका उसे नहीं मिलेगा, तो भी वो सही से नहीं सीख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। तो देखिए अगर आप प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे तो भी उसकी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि उससे वो बच्चा नेगेटिव ही फील करेगा। तो बचता है बस एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। उसमें अध्ययन की जो गलत आदतें हैं जिसकी वजह से वो बोलते समय हकला रहा है, उस पर नियंत्रण कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्न में किसका संबंध भ्रम से है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 दिया है डिस्मॉर्फिया में भ्रम की स्थिति आ जाती है, या फिर डिस्थीमिया में आती है, या फिर डिस्कैलकुलिया में आती है, या फिर एप्रेक्सिया में आती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भ्रम की जो स्थिति है वो किस में आता है? डिस्मॉर्फिया में। डिस्मॉर्फिया से जो ग्रसित बालक होता है वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है। उसको ये भ्रम हो जाता है कि उसकी शरीर की बनावट अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसका चेहरा ठीक नहीं है, या फिर उसका अंग छोटा बड़ा है, उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है। यही सारी समस्याएं को लेकर वो अक्सर भ्रम में रहता है। कौन? डिस्मॉर्फिया से ग्रसित बालक। ऑप्शन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। डिस्थीमिया, इसमें जो बच्चा तनाव में रहता है, सैड रहता है, डिप्रेशन में रहता है। डिस्कैलकुलिया, ये जो है आपका गणितीय विकार है, तो इसमें बच्चे को गणित की समस्याएं को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। एप्रेक्सिया, ये आपका बॉडी मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब शरीर संबंधी विकार है, जिसमें शरीर के अंगों के संचालन में, कोऑर्डिनेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये किससे? शरीर से संबंधित विकार है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाता है कि डिस्मॉर्फिया में बच्चे भ्रम की स्थिति में रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रीति अक्सर डय वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? मतलब कोई बच्ची है जिसका नाम प्रीति है और वह डय वाले शब्द को गलत तरीके से बोलती है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे कि जिसका वो उच्चारण सही हो जाए? तो जिसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उसे डय वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर 2 है उसे डय वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 है उसे डय वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। देखिए सीटेट में कई बार आपको चारों ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शंस में बच्चे के हिसाब से सबसे सटीक, सबसे अच्छा बैठ रहा है।
आपको बच्चे के लिए सोचना है कि जिस ऑप्शन से बच्चे का ज़्यादा जो है उसको सीखने का मौका मिले, बच्चे का ज़्यादा विकास हो और बच्चा ज़्यादा सहजता से उस ऑप्शन में फिट हो जाए, उसी ऑप्शन को आप सही मानेंगे। तो यहाँ पे आप जो है बच्चे को उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि अगर कोई बालक है वो अपनी बात को एकदम सहज होके, एकदम खुलकर, एकदम आराम से बोलेगा तो धीरे धीरे समय के साथ ऑटोमेटिक उसका जो उच्चारण है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाता है कि आप बालक को सहजता से उसकी बात को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वलीनता विकार यानी ऑटिज्म में शामिल है। तो क्या शामिल है? यह एक वाक विकार है, मतलब बोलने से संबंधित, या फिर अति सक्रियशीलता है, मतलब ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम मतलब डिसऑर्डर है, या फिर मंद शारीरिक विकास है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दूसरों के साथ संबंध जोड़ने की निर्योग्यता है। तो अभी आपको हमने बताया है कि स्वालीनता या फिर ऑटिज्म एक प्रकार का ऐसा विकार है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा खुद में स्वयं में लीन रहता है, खुद में लीन रहता है, खुद में खोया रहता है और वह जो है सामाजिक अंतःक्रिया से बचना चाहता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता है, मतलब वह दूसरों के साथ संबंध जोड़ने में उसको कठिनाई होती है। तो यहाँ पे स्वालीनता विकार में किसको शामिल किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 को, कि दूसरों के साथ उसको संबंध जोड़ने की निर्योग्यता होती है, दूसरों से उतना जल्दी वो घुल मिल नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, मतलब 5वीं कक्षा में कोई एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसको आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है उस विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो 5वीं कक्षा में जो दृष्टिबाधित बालक है जिसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि माता पिता और मित्रों के द्वारा उसका दैनिक कार्य में सहायता करना चाहिए। तो आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति किसी का लाइफ टाइम सहायता नहीं कर सकता है, इसलिए NCF कहता है कि आप बच्चों को एक्टिविटी करके इतना सीखने दीजिए, इतना सीखने दीजिए कि वो अपने कार्यों को खुद करे, ठीक है, किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं, वो आत्मनिर्भर बने। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है कि उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार इसलिए किया जाता है कि उसको दिख नहीं रहा है, उसको दृष्टिबाधित है, उसको आप सहानुभूति की नज़रों से अगर देख रहे हैं तो बच्चा नेगेटिव फील करने लगेगा और वो सामाजिक रूप से अपने आप को सबके बराबर नहीं महसूस कर पाएगा, इसलिए उसको विशेष व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे गलत हो गया। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जी हाँ, जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसके साथ भी नॉर्मल आप व्यवहार करिए जैसा सबके साथ, ताकि उसको लगे कि वो भी सबके जैसा ही है, सब में से एक है वो भी। साथ ही अगर उसको देखने में दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, श्रव्य मतलब सुनाई देने वाले CD, जो CD होती है
के माध्यम से उसकी सहायता कराई जानी चाहिए। मतलब जो बच्चा है उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करिए और उसको जो सुनाई देने वाली जो सीडी होती है उसके माध्यम से उसकी सहायता उपलब्ध करा दीजिए। बस वो दिखाई अगर सही से नहीं दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है, बाकी के तो उसके जो है कान तो सही से काम कर रहा है ना, वो सुन के भी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को, साथ में कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ऐसा कह रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता हो। तो देखिए जहां पर केवल शब्द का प्रयोग हो जाए कि केवल, तो केवल वाला ऑप्शन हमेशा आपका निगेटिव में ही ले जाता है, क्योंकि अति का भला कुछ नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल अध्यापक कुछ नहीं कर सकते। या फिर विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता, तो ये भी नहीं, ना केवल अध्यापक ना केवल माता पिता, यहाँ तक कि आपके जो है दोनों लोगों की जो भूमिका है वो मेन होती है। क्योंकि बच्चा घर पे है तो माता पिता देख रहे हैं, स्कूल में है तो अध्यापक देख रहे हैं, साथ में अध्यापक जो है माता पिता को गाइड कर सकते हैं कि घर पे कैसे जो है बच्चे की देखभाल करें, और माता पिता अध्यापक को बता सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या समस्याएं हैं, घर पे इसका किस प्रकार का व्यवहार है। इसलिए विकलांगता को दूर करने में अध्यापक, माता पिता, अभिभावक, जो भी घर के सदस्य हैं, सबकी जो है प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।